नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ का साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री जो मैं चला रहा था उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष की। हम बात करेंगे स्वतंत्रता संघर्ष में हम देखेंगे कि शुरुआत में हम देखेंगे जो राष्ट्रवाद के उदय की बात करेंगे कि आखिर राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आखिर जो ब्रिटिश काल की जो नीतियाँ रही हैं उन पे हम बात करेंगे कि आखिर भारत में राष्ट्रवाद, लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना कैसे जागृत हुई, उनके बारे में देखेंगे। इससे पहले आप देखें तो एकीकरण की बातें थी और सभी बातें ऐसी आ रही थी, लेकिन एकीकरण हो नहीं पा रहा था। जनता में कह सकते थे राष्ट्र को लेकर के उतनी ज़्यादा बातें नहीं हो रही थी। तो इस वजह से भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के पीछे कई सारे कारण हैं। अंग्रेजों की नीतियां रहीं जिनके ऊपर जब किसी के ऊपर ज़्यादा शोषण होने लगेगा तो उसके खिलाफ हो जाएगा, देश में एकजुटता देखने को मिलती है। उसी को लेकर के यहाँ पर एकजुटता हुई। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ थी उन पर कटाक्ष करने के लिए तो कौन कौन से कारण थे जिनकी बात हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक कारण की। तो आर्थिक रूप से आप जान रहे हैं कि ब्रिटिश काल में जब हम देखेंगे तो आर्थिक रूप से ब्रिटिश सरकार ने भारत को पूरा खोखला कर दिया। और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें भी कई सारे ऐसे, तो कोई विश्वास करेगा नहीं कि ऐसा हुआ, लेकिन जब आपके सामने कोई लेख आ जाए, आपके सामने कोई किताब आ जाए या आप समाचार पत्रों में पढ़ें तो आपके सामने ऐसी बातें आती हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये भी चल रहा है। उसी दौर में दादा भाई नौरोजी ने क्या किया कि धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को बताया और बताया कि भारत का जो धन है वो भारत से ले जा करके इंग्लैंड जाया जा रहा है, इंग्लैंड को भेजा जा रहा है। उसी दौर में हम देखेंगे तो इंग्लैंड को भेजा तो जा रहा है, तो उसी में उन्होंने बताया कि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये उन्होंने आकलित की। तो आर्थिक रूप से भारत कमज़ोर होता चला जा रहा था। इस वजह से ब्रिटिश सरकार के प्रति लोगों के बीच में कहे तो भारतीय लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा रोष था और लोग एकजुट हो रहे थे। तो आर्थिक कारण भी थे कि वो अपने देश के लिए कुछ करें, देश हित की बातें होने लगी। तो आर्थिक कारण भी एक महत्वपूर्ण था। दूसरा है भारतीय साहित्य का प्रभाव। अभी मैंने बताया कि किताब वगैरह लिखना, कोई लेख वगैरह आ गए, किताब और भी जैसे समाचार पत्रों में कोई ऐसी बातें लिखें तो आपको चीज़ें पता चलती हैं। उसी तरीके से समाचार पत्रों ने भी योगदान दिया। उसी तरीके से साहित्य का भी प्रभाव रहा। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी, इसमें उन्होंने ब्रिटिश काल की जो नीतियां थी उन पर कटाक्ष किया। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और भी कई सारे प्रताप नारायण मिश्र हो गए और भी कई सारे लेखकों ने अपनी कलम चलाई ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ, और ताकि वो जनता के बीच में जब वो बातें पहुंची तो लोग क्या हुए उसको देख करके थोड़ा सा आक्रोशित हुए और एकजुटता भी दिखाते हैं। राजनीतिक एकीकरण। तो राजनीतिक एकीकरण क्या है तो उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो राजनीतिक एकीकरण में बात हम सामने ये आती है निकल करके कि दरअसल जब हम देखेंगे तो जब औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ये होता यही है कि सब छोटे छोटे राज्य क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, सब अलग अलग अपने अपने स्तर पे डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब ये डिवाइड तो हो जाते हैं लेकिन उनमें एकता का कोई भाव देखने को नहीं मिलता है। नवसृजित राष्ट्र हो, बंगाल हो, हैदराबाद हो, ये सब अलग अलग स्वतंत्र होना शुरू हो गए। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा कि जो अंग्रेज थे उनमें एकजुटता है और वो क्या कर रहे हैं कि एक अपनी ब्रिटिश नीति के तहत, ब्रिटिश शासन सरकार के तहत काम कर रहे हैं और सब में एकजुटता है। जो ये एक कहता है उसी तरीके से सभी उसी तरीके से करते हैं और पूरा एक कह सकते हैं एक ढांचा है, उस ढांचे में पूरे तरीके से ब्रिटिश शासन भारत पे शासन भी कर रहा है। तो ये देखने की बात आती है कि राजनीतिक एकीकरण का जो अभाव था वो हटता है और क्या होते हैं लोगों में एकता की भावना जागृत होती है कि ब्रिटिश सरकार को देख करके कि उनमें इतनी एकता है तो हम लोगों में इतनी एकता क्यों नहीं है। अपने अतीत की ओर झांकने का समय था और जिस तरीके से पहले एकता थी उसी तरीके से एकता की बातें की जाती। तो राजनीतिक एकीकरण का भी बात हुई। परिवहन एवं संचार साधनों का विकास है। तो परिवहन एवं संचार साधनों के विकास की जब हम बात करेंगे तब परिवहन हो गया, जैसे संचार साधनों पे क्या होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे अपना मैसेज वगैरह तुरंत पहुंचा सकते हैं और संचार साधनों का भी विकास हुआ। उसके साथ में परिवहन का जब विकास हुआ तो लोगों में एकजुट होने के लिए, इकट्ठा होने के लिए क्या हुआ कि, और कह सकते हैं एकता दिखाने के लिए आप रेलवे का सहारा ले सकते थे। रेलवे से आप एक जगह से दूसरी जगह रेल के जरिए जा सकते थे। जहाँ पहले बैलगाड़ी वगैरह से आपको टाइम लगता था, उस रेलवे वगैरह के आने से क्या हुआ कि एक नई भावना जागृत हुई कि हम क्या किया जाए कि लोग थोड़ा सा कह सकते थे लोगों का मिलना जल्दी होने लगा और लोग क्या हुए एक जगह से दूसरी जगह। तो आप जब एकजुटता का माध्यम मिल गया इस वजह से लोग क्या हुए एकत्रित होना शुरू हो गए। तो ये क्या हुआ, संचार साधनों के विकास से भी क्या हुआ कि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगी और लोग चूंकि आप जब चार दोस्त यारों से मिलते होंगे तो क्या होगा कि जब बार बार मिलते तो संबंध और मजबूत होते हैं।
तो ये याद रखिएगा। फिर सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण, तो इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण के दौर में आप देखें तो हमें देखने को मिलता है कि कई सारे आंदोलन वगैरह हुए, सब कुछ हुआ। तो उस दौर में जब हम देखते हैं तो उसमें राजा राम मोहन राय हो, दयानंद सरस्वती हो, स्वामी विवेकानंद हो, इन सब की भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपने समाचार पत्रों से, लेखों से, अपने उपदेशों से क्या क्या जनता में राष्ट्रहित की बातें की और लोगों को एकजुट होने की भी बातें इन्होंने की, और देश के प्रति कुछ करने का भाव भी लोगों के अंदर जागृत हुआ और ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने को लेकर के भी लोग थोड़ा सा आक्रोशित भी हुए और ये हुआ कि अब इनको हटाया जाए। तो इसमें भी देखिए तो स्वदेश की बातें करते हुए दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि स्वदेश राज्य सर्वोपरि है एवं सर्वोत्तम होता है। तो स्वदेशी राज्य की इन्होंने बात की, मतलब कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बातें की। फिर आधुनिक समाचार पत्रों का उदय हो, तो समाचार पत्रों के माध्यम से भी लेख ऐसे छपते थे जिनके माध्यम से आप देखने को ये मिलता है कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो भी बातें लिखी जा रही थी और जनता तक जो मतलब कि कह सकते हैं जो लेखक थे वो अपनी बातों जनता तक पहुंचा रहे थे, ताकि जनता में भी वो चीज़ें जो चल रही हैं उनके बारे में जाने और ब्रिटिश सरकार के प्रति मतलब कि उखाड़ फेंकने को लेकर के कुछ कदम उठाए जाएं। और ऐसी ऐसी बातें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कर रहे थे। देश में एकजुटता की बात आ रही, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हो रही थी। संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय जी का और सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का, इन्होंने क्या क्या कि थोड़ा सा अपने लेखों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, डेली का डेली कह सकते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से इन्होंने अपडेट देना शुरू किया, सरकार के प्रति अलग अलग नीतियों के बारे में बताया ना। संचार को लेकर के समाचार पत्रों में ये बात लिखी है कि 4 तारीख को यहाँ पे धरना होगा, 8 तारीख को धरना होगा, तो लोग क्या हुए उस दिन एकजुट हो गए। तो समाचार पत्र भी क्या हुआ कि थोड़ा सा इस दौर में क्या हुआ कि एकता दिखाने के लिए एक साधन का रूप में उभरते हैं। फिर लॉर्ड लिटन की नीतियां हैं। लॉर्ड लिटन क्या था कि लॉर्ड लिटन के काल में जब देखने को मिलता है उसकी कई सारी नीतियां ऐसी आती हैं जो पूरी तरीके से जनता मतलब कि जो भारतीय लोगों के खिलाफ ही आती हैं। उसने कई सारे ऐसे नियम निकाले, कई सारे ऐसे मतलब कि कानून लेकर के आया जो पूरी तरीके से कानूनों को देख करके प्रतीत होता है कि वो पूरी तरीके से भारतीय लोगों के खिलाफ थे। जिनमें से था कि इंडियन सिविल सर्विसेज की उम्र जो थी 21 से घटा करके उसने 19 वर्ष कर दिया। दिल्ली दरबार का जब पूरी तरीके से जनता त्रस्त थी तो उसमें क्या हो रहा था कि इन्हें दिल्ली दरबार का आयोजन किया और दिल्ली दरबार में खूब खर्चा हुआ। और उसी दिल्ली दरबार के आयोजन के टाइम पर इतिहासकार ये भी कह देते हैं कि ये क्या था कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, तो उसकी तुलना आप देखें तो लिटन से भी की जाती है। लिटन की भी तुलना कर दी गई कि मतलब कि जब भारत जल रहा था तब ये देखें तो लिटन जो था बंसी बजा रहा था। तो पूरी तरीके से बंगाल के क्षेत्र में हो पूरी तरीके से अकाल पड़ा हुआ है, सब लोग परेशान है। उस दौर में खूब पैसा खर्च किया गया दिल्ली दरबार के ऊपर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर के आए, इससे प्रेस को थोड़ा लगाम लगाने के लिए इन्होंने कई सारे मतलब कि कह सकते हैं नीतियाँ इसके खिलाफ थी, तो इसका भी विरोध हुआ। भारतीय शस्त्र अधिनियम, बिना लाइसेंस के आप शस्त्र धारण मतलब शस्त्र नहीं रख सकते हैं। आंग्ल अफगान युद्ध, अफगानियों को भी एकजुटता, जो अफगान भी कह सकते थे, जो मुस्लिम वर्ग था वो भी अफगान युद्ध से क्या हुआ कि थोड़ा एकजुटता उनमें देखने को मिलती है, क्योंकि द्वितीय आंग्ल अफगान में लॉर्ड लिटन की मुख्य भूमिका थी। फिर आप देखेंगे इल्बर्ट बिल विवाद है। इल्बर्ट बिल विवाद जो है वो रिपन के काल में आया। रिपन इल्बर्ट बिल लेकर के आया, जिसमें क्या था कि भारतीयों को भी क्या होता कि मतलब न्यायाधीश बनाने की बात कहेगी कि वो भी क्या करेंगे, ब्रिटिश लोगों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई वगैरह जो भी ब्रिटिश लोगों की भी सुनवाई करेंगे। तो इसको लेकर के अब ब्रिटिश लोगों में क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा रोष हुआ और उन्होंने उसका विरोध किया। अंत में जो इल्बर्ट बिल था उसको वापस लेना पड़ा। इस बिल को वापस लेते हुए लोगों में ऐसा लगा कि मतलब कि हाँ, हम लोगों की भिन्नता है, कह सकते हैं कि अंग्रेज जो क्या कर रहे हैं हम लोगों से भिन्नता कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग भेदभावपूर्ण नीति अपना रहे हैं। उनके लिए कुछ अलग नियम है, हमारे लिए कुछ अलग नियम है। इसमें इल्बर्ट बिल विवाद को लेकर के भी इन्होंने कई सारे तथ्य रखे। बोला कि जो अंग्रेज महिलाएं हैं वो न्यायाधीशों के सामने, भारतीय न्यायाधीशों के सामने असहज महसूस करेंगी, ऐसी सी बातें भी हुई। तो लेकिन खैर अब कारण तो कुछ बताना ही था, इसलिए इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया गया। रंगभेद की नीति थी। रंगभेद की काले और गोरे की नीति आप देखेंगे तो ये जहाँ पर आप देखें, अमेरिका में देख लीजिए, वहाँ पे ऐसे ऐसे आंदोलन चलते रहते हैं। तो ये आज की बात नहीं है। काले और गोरे को लेकर के भेद जो है वो ब्रिटिश काल में आप देखें तो काफ़ी चरम पर था। ये काले हैं गोरे हैं उसको लेकर के भेदभावपूर्ण थी। तो एक कह सकते थे इसमें जात पात से अलग हट करके जितने भी भारतीय लोग थे वो सब एकजुट होते हैं कि मतलब कि नहीं, गोरे लोगों को हटाना है। ऐसी बातें भी उसमें की गई, मतलब ऐसी बातें भी राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण थी। फिर एक भेदभावपूर्ण नीति यही है कि सेना में, उद्योग में, सरकारी नौकरियों में, हर जगह पर देखने को यही मिलता है कि ब्रिटिश लोग जो थे वो पूरी तरीके से
अंग्रेजों को वरीयता देते थे, अंग्रेजों को पहले लिया जाएगा। और उस तरीके से देखें तो हर जगह पर उच्च पद हो, हर जगह पे सरकारी नौकरियों में उच्च पद हो, सेना में हो, उद्योग धंधों में भी हो, तो कह सकते हैं कि हर जगह पर क्या हो रहे थे, अंग्रेजों का प्रभुत्व थोड़ा सा ज़्यादा रहता था और अंग्रेजों को जल्दी चीज़ें मुहैया हो जा रही थी और वो क्या कर रहे थे, उनको वरीयता दी जाती थी। तो फिलहाल उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने चीज़ें बताई, इनको आप नोट कर लीजिए। भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के कारण है। नेक्स्ट वीडियो जो हम बताएंगे उसमें हम बात करेंगे जो कुछ प्रमुख जो हैं, उसमें हम क्या करेंगे कि कुछ प्रमुख संस्थाओं की बात करेंगे। कांग्रेस के पहले की जो संस्थाएं हैं उनकी हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो संस्थाएं उनकी बात हम करेंगे। कांग्रेस की स्थापना के पूर्व जो संस्थाएं बनी हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम कांग्रेस की स्थापना की बात करेंगे और चरण वाइज इसको डिवाइड करेंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय चरण भारत के स्वतंत्रता संघर्ष। ये कह सकते हैं पूरा जो स्वतंत्रता संघर्ष की जो कहानी है उसके पहले जो पूरा कह सकते हैं खाका तैयार हो रहा था, उसकी बात मैं बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें होंगी। फिर स्वतंत्रता संघर्ष की बात आएगी तो हम कांग्रेस के पहले जो प्रमुख संस्थाएं बनी उसके बाद हम कांग्रेस के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और प्रमुख जो कांग्रेस के सम्मेलन वगैरह हुए, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको हम बता देंगे। तो फिर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।